जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड JFWC की परीक्षा देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का 10वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली से या फिर वैदिक संस्कृति से। तो बात करेंगे भाषाओं का विकास क्रम क्या होगा, तो सबसे पहली जो भाषा है वो संस्कृत है। क्या होगा, तो संस्कृत होगा। संस्कृत को सभी भाषाओं का जननी कहा जाता है। तो संस्कृत से विकास हुआ पाली भाषा का, पाली से विकास हुआ किसका, तो प्राकृत भाषा का, प्राकृत से अवहट्ट और अवहट्ट के बाद में अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ, तो अपभ्रंश से हुआ। सबसे पहली भाषा संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अवहट्ट और अवहट्ट के बाद में अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद में हिंदी का विकास हुआ। तो भाषाओं का क्रम आपको जरूर ध्यान रखना है, प्रश्न निश्चित ही पूछा जाएगा। अगला है अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है। तो आप सभी को पता है उपसर्ग आगे जुड़ता है कहां पर, तो उपसर्ग जो होता है आगे या कह सकते हैं प्रारंभ में जुड़ता है, और जो प्रत्यय होता है ये पीछे जुड़ता है। कहां पर, तो पीछे जुड़ता है। तो अनुवाद में क्या उपसर्ग है, तो अनु उपसर्ग है। क्या, तो अनुवाद में अनु उपसर्ग हो जाएगा। आसान प्रश्न हो गया आपके लिए। अगला है हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, 30, 42, 50 या फिर 28। तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो जब बात करेंगे हिंदी में कृत प्रत्यय कितने हैं, कृत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं, तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ध्यान रखना, तो कृत प्रत्यय कितने हैं, तो 42 यानी कि 42 सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग अपना आंसर जरूर देखते रहें कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे, और अंत में अपना स्कोर बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। अगर आप डेली हमारे साथ प्रैक्टिस सेशन में जुड़ते हैं तो विश्वास रखिएगा एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। आज ये 10वां प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने 9 प्रैक्टिस सेट अब तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, जाकर के एक एक देख लेना। आपसे ऐसा कोई प्रश्न नहीं बचेगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा और आपसे ना आता हो, बस आपको पूरे ध्यान से देखना है। तो सभी प्रैक्टिस को आपको जरूर देख लेना है। 1 से 10वां आज है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी को देखना है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ लगते हैं, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या फिर संज्ञा। तो हमने अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया कि कृदंत प्रत्यय किसके साथ, तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ, तो कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन का चयन जिन प्यारे दोस्तों ने किया है सही उत्तर हो जाएगा। तो कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं, तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं कृदंत प्रत्यय। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है। तो पिछले प्रश्नों में हमने आपको बताया कि प्रत्यय जो होता है ये शब्द के पीछे जुड़ता है। कहां पर जुड़ता है, तो शब्द के पीछे जुड़ता है, जबकि उपसर्ग जो होता है वो आगे जुड़ता है। तो जब आप सावधानी देखेंगे, ई दिया हुआ है, आनी है, धानी है या फिर दीर्घ ई हो जाएगा। तो बात करेंगे सावधानी, तो सावधान क्या है, मूल शब्द है। क्या, तो सावधान मूल शब्द है और सावधान में ई प्रत्यय लग करके, कौन सा प्रत्यय लगा है, तो ई प्रत्यय लग करके सावधानी बन गया है। तो यहां पर प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो सावधानी शब्द में ई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, तो ई प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। और प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, ना ही कमेंट करके बताते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा। तो हम आपके लिए अगर इतनी मेहनत करते हैं कि प्रश्न को कलेक्ट करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। ध्यान रखना है अगर आप डेली जुड़ते हैं तो आप निश्चित ही एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। निश्चित ही आपका एग्जाम अच्छा होने वाला है। बस आपको पूरा कंसंट्रेशन बना करके रखना, आप एग्जाम में फतेह करके आएंगे। तो 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहेंगे, समास
छंद, संधि या फिर अव्यय। तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहेंगे? तो संधि कहेंगे। क्या? तो संधि कहेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समास किसको कहेंगे? तो अगले प्रश्न में हम देखेंगे समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विस्तार, विच्छेद, विग्रह या फिर संक्षेप हो जाएगा। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? तो संक्षेप होता है। क्या? तो समास का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा संक्षेप। क्या हो जाएगा? तो संक्षेप हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? कर्मधारय समास आपको बताना है। बात करें कि कर्मधारय समास, यहां पर हम बात करेंगे समास की। तो समास के कितने प्रकार होते? 6 प्रकार होते हैं समास के। कितने प्रकार होते हैं? तो 6 प्रकार होते हैं। यहां पर पूछा गया कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में हमने आपको बताया है, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होगा? तो विशेष होगा। यानी कि विशेषण और विशेष का संबंध होगा, वहां पर कर्मधारय समास होगा। चक्रपाणी, चक्रपाणी किसे कहेंगे? जो चक्र को धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण हो गए, भगवान विष्णु हो गए। तो हमने बताया है कि जब किसी तीसरे पद की तरफ इशारा किया जाए, दोनों पद प्रधान ना होकर के किसी तीसरे पद की तरफ इशारा हो, वहां पर वह वीर समास होता है। चक्रपाणी यानी कि अर्थात किसको बोला गया है? भगवान विष्णु को या फिर श्री कृष्ण को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? वह वीर समास हो जाएगा। माता पिता, जहां पर दोनों पद प्रधान हो, बीच में योजक चिन्ह, दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द, हमने आपको बताया द्वंद्व समास होगा। क्या? तो माता पिता बीच में योजक चिन्ह है और दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। क्या हो गया यहाँ पर? द्वंद्व समास हो गया। चतुर्युगम, हमने आपको बताया जहां पर पहला पद आपको संख्यावाची मिल जाए वहां पर क्या होगा? तो द्विगु समास होगा। तो चतुर्युगम में द्विगु समास है। जबकि नीलोत्पलम, क्या? नीलोत्पलम यानी कि नीला है, क्या हो जाएगा? तो यहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। जब विशेषण विशेष का संबंध हो तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। गलती नहीं करेंगे। बचा आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होगा? तो उपसर्ग होगा। आपको अव्ययी भाव समास में पहला पद उपसर्ग लगा हुआ जरूर मिल जाएगा, या कह सकते हैं अव्यय होगा। जैसे यथा रुचि हो गया। क्या हो गया? तो यथा रुचि, रुचि में यथा उपसर्ग लगा हुआ है तो अव्ययी भाव हो जाएगा। एक आपका बचा कौन सा? आपको कमेंट करके बताना है। अगला है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते, यानी कि दोनों पद प्रधान ना होकर के किसी तीसरे पद की तरफ इशारा हो, पिछले प्रश्न में हमने बताया क्या हो जाएगा? वो वीर समास हो जाएगा। क्या? तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते, यानी कि दोनों पद प्रधान ना होकर के किसी तीसरे पद की तरफ जब इशारा होगा तो वह वीर समास होगा। द्विगु समास बताया कि वहां पर आपको क्या मिलेगा? पहला पद संख्यावाची। तत्पुरुष समास यानी कि कारक चिन्हों का लोप होगा। तत्पुरुष समास में क्या होगा? तो कारक चिन्हों का लोप होगा। जैसे रसोई घर हो गया, रसोई के लिए घर, क्या? तो रसोई घर कारक चिन्ह का लोप होगा, वहां पर तत्पुरुष। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, बीच में योजक चिन्ह। तो उम्मीद करेंगे कि अगर समास से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। अगला है, दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनों की नाथ, क्या हो जाएगा? दीनानाथ कर्मधारय द्वंद्व वीर या फिर द्विगु समास। तो दीनानाथ, दीनानाथ में क्या होगा? सिंपल है, कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला है, दसमुख में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु व वीर या फिर कर्मधारय। तो दसमुख, दसमुख किसको बोला जाता? दसमुख किसके पास था? तो रावण के पास था। किसके पास? तो दशानन जिसको आप बोलते, दसमुख था। तो क्या हो जाएगा? रावण। यानी कि तीसरे पद की तरफ इशारा है, दोनों पद प्रधान ना होकर के तीसरे पद की तरफ इशारा आसान है, वह वीर समास हो जाएगा। क्या? तो वह वीर समास हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिए, गलती नहीं करेंगे। तत्पुरुष समास, कारक चिन्हों का लोप। द्विगु समास, पहला पद संख्यावाची कर्मधारय, विशेषण विशेष का संबंध। नेक्स्ट, किसमें सही सामासिक पद है? आपको बताना है किसमें सही सामासिक पद है। पुरुष धनवी, मंत्री परिषद, दिवारात्रि या फिर त्रिलोकी। तो क्या राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो त्रिलोकी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसमें सामासिक पद है? तो त्रिलोकी सही उत्तर है। देश प्रेम में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या फिर वहवीर समास। आपको बताना है कि देश प्रेम में कौन सा समास है। देश प्रेम में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या फिर वहवीर समास। तो देश से प्रेम यानी देश से प्रेम, हमने आपको बताया जब भी कारक चिन्हों का लोप होगा तो उससे यहां पर कारक चिन्ह होता है। क्या? देश से प्रेम, आसान हो गया। तत्पुरुष समास होगा। अव्ययीभाव समास,
क्या हो जाएगा, उपसर्ग लगा हुआ आपको मिलेगा। नेक्स्ट है पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी तत्पुरुष नव वह वीर या फिर क्रमधारय। तो पंचवटी, पंचवटी में समास कौन सा हो जाएगा, तो पंचवटी में समास होगा क्या, तो द्विगु समास ऑप्शन में नहीं है। वैसे तो पंचवटी में द्विगु समास होगा, लेकिन जब द्विगु समास ऑप्शन में नहीं है तो यहां पर वह वीर समास हो जाएगा। क्या, तो वीर समास हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है, जलज, वैभव, मलयज या फिर पंकज। तो हमने रूढ़ शब्द आपको बताया जिसको आप तोड़ नहीं सकते, जिसको आप तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले, जिसे आप तोड़ नहीं सकते, वो क्या होता है, तो रूढ़ शब्द होता है। यौगिक शब्द की बात करेंगे तो जिसको आप तोड़ेंगे, जो मिलकर दो शब्दों से मिलकर बनता है यौगिक। और बात करेंगे क्या होगा, एक क्या बचा, तो योग रूढ़ बचा। तो जितने भी वो वीर समास के उदाहरण होंगे सभी योग रूढ़ होंगे। तो यहाँ पर रूढ़ शब्द क्या हो जाएगा, वैभव हो जाएगा। क्या, तो वैभव जो हो जाएगा ये रूढ़ शब्द है। जबकि पंकज, पंकज तीसरे पद की तरफ इशारा, कमल को कहते किसे, तो कमल को कहते, तो ये योग रूढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज शब्द हमने आपको बताया है कि देशज शब्द किसे कहते, तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही ना हो, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही ना हो उसे क्या कहते हैं, तो देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा हो गया, कटोरा हो गया, फुनगी हो गया, डोंगा हो गया, खटपट हो गया, तो ये जो भी शब्द हैं ये देशज शब्द हैं। तो यहाँ पर लोटा दिया, लोटा हो गया, कटोरा हो गया, लोटा, कटोरा, डोंगा, खिड़की, डोंगा, खिड़की, खटखट, फटफट, ये जितने भी शब्द हैं ये क्या हो गए, तो देशज शब्द हैं। अगला है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द को क्या कहलाते हैं, रूढ़, योग, रूढ़, यौगिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा क्या कहलाते हैं, तो यौगिक कहलाते हैं। क्या, तो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो यौगिक कहलाते हैं। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द को क्या कहलाते हैं, तो यौगिक कहलाते हैं। योग रूढ़ हमने आपको बताया, जितने भी वीर समास के उदाहरण हैं सभी योग रूढ़ होंगे। रूढ़ शब्द जिसको आप तोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट है निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। अनुकरणात्मक यानी कि जो रिपीट हो, जैसे मिमियाना, मिमियाना, ये क्या है, अनुकरणात्मक है। फड़फड़ाना ये भी अनुकरणात्मक है। हिनहनाना ये भी अनुकरणात्मक है। जबकि झुठलाना नहीं है। क्या नहीं है, तो झुठलाना नहीं है। अगला है मृगनयनी में कौन सा समास है, वो वीर, क्रमधारय, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव। तो मृगनयनी, मृगनयनी में समास हो जाएगा कौन सा, तो क्रमधारय समास है। मृगनयनी में क्रमधारय समास है। नयन किसके जैसा, तो मृग के जैसा। यहां पर विशेषता बताया जा रहा, तो क्रमधारय समास हो जाएगा। अगला है नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, उपमा, अतिशयोक्ति, उल्लेख या फिर रूपक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उल्लेख है। क्या है, तो नवल सुंदर श्याम शरीर क्या हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा। रूपक जहां पर भेद रहित आरोप, उपमा आपको बताना है। अगला प्रश्न है संदेशन मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है। संदेशन मधुवन कूप भरे, रूपक, अतिशयोक्ति, अनियोक्ति या फिर वक्रोक्ति। तो जहां पर बढ़ा चढ़ा करके बात की जाए संदेशन, क्या, तो संदेशन मधुवन कूप भरे में अलंकार हो जाएगा अतिशयोक्ति। जैसे क्या, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। तो संदेशन मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार हो जाएगा, अतिशयोक्ति है, ध्यान रखिएगा। अगला है विभत्स रस का अस्थाई भाव आपको बताना है। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होगा, भय, घृणा, शोक या फिर निर्वेद। तो शांत का निर्वेद होता है। शांत किसका होता, तो शांत का निर्वेद होता है। शोक किसका, तो करुण का शोक होता है। घृणा, घृणा किसका होता है, विभत्स का, जिसको आप जुगुप्सा भी कहते हैं। जुगुप्सा या फिर घृणा होगा। तो विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होगा, तो घृणा हो जाएगा। अद्भुत भय का हो जाएगा। अगला है क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है, भयानक, वीर, विभत्स या फिर रौद्र। तो क्रोध, क्रोध जो हो जाएगा ये किसका है, क्रोध जो हो जाएगा ये किसका है, तो रौद्र का। क्या, तो क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, रौद्र का हो जाएगा। अगला है रस कितने प्रकार के होते हैं, 3, 9, 8 या फिर 7। तो रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस 9 प्रकार के होते हैं। कितने, तो 9 प्रकार।
25 है, हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है? वत्सल, करुण, भक्ति या फिर शांत। तो हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है? तो जो नवा रस है, ये नवा जो रस हो जाएगा ये शांत रस है। कौन सा? तो हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है? तो शांत रस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक, रति, उत्साह या फिर हास हो जाएगा। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। दोस्तों हमने इस प्रकार प्रश्न लिए हैं सभी प्रैक्टिस सेट में, एक एक टॉपिक को हमने पकड़ लिया है ताकि ये सभी टॉपिक आपको कंप्लीट हो जाए। तो प्रैक्टिस सेट अगर आप एक से शुरू करते हैं और जितना हम करवाते जाते हैं, देखते जाते हैं, आप 10वां है तो ध्यान रखिएगा सभी टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कहीं भी आपको हिंदी में दिक्कत आने वाली नहीं, तो जाकर के प्लेलिस्ट में जरूर देखना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। शोक किसका होता है? करुण का होता है। और बात करेंगे हास किसका होगा? तो किसका होगा हास? तो हास जो हो जाएगा ये हास रस का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ क्या होगा? एक साथ दो लाभ होना, बुरी आदत का शिकार होना, झूठा दिखावा करना या फिर बहुत गरीब होना। तो लोग कहते हैं ना कि तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, यानी कि झूठा दिखावा करना। क्या? तो तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इसका जो अर्थ हो जाएगा झूठा दिखावा करना। 28 है, कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ क्या होगा? झूठ बोलना, व्यापार में घाटा होना, कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना। तो कोयले की दलाली में मुंह काला यानी कि बुरे काम से बुराई मिलना। क्या? तो बुरे काम से बुराई मिलना। अगला है 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शक्ति का भेद प्रकार में, यानी कि शक्ति का भेद प्रकार कौन सा शब्द नहीं है? अविद्या, रस, व्यंजना या फिर लक्षणा। तो सब शक्ति का जो हो जाएगा अविद्या भी है, व्यंजना भी है, लक्षणा भी है, जबकि रस नहीं है। क्या नहीं है? तो रस नहीं है। तो राइट आंसर भी ऑप्शन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शक्ति का भेद प्रकार नहीं है? अविद्या, व्यंजना या फिर लक्षणा। तो राइट आंसर यहाँ पर रस हो जाएगा, बाकी तीनों अविद्या, व्यंजना और लक्षणा है। तो अंतिम प्रश्न है दोस्तों, एक प्रश्न अंत में होगा आपके होमवर्क के लिए। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आप लोग लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ क्या होगा? सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना, विढंगा होना, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, सभी साथी एक ही जैसे। तो जस दूल्हा तस बनी बराता, यानी कि सभी साथी एक ही जैसे। जस दूल्हा तस बनी बराता यानी कि सभी साथी एक ही जैसे। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों 31, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। टपोर संघ का अर्थ क्या होगा? सब संबंध छोड़ देना, विख्यात होना, कांपने लगना या फिर बेवकूफ। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर रहा कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को जिसने भी लाइक नहीं किया, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।